दोस्तों दिलजीत दोसांझ को इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करने को मिल रहा है उनकी फिल्म सरदार जी 3 के लिए, जिसके अंदर उन्होंने हानिया आमिर को लिया है जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, जो कि पहलगाम अटैक के बाद में तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब इंडिया ने अटैक कर दिया यानी कि अपना जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उसके बाद में इन्होंने ज़रूर इंडिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट करी थी। तो भाई अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनकी जो फिल्म सरदार जी 3 है उसको काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करने को मिल रहा है। दिलजीत दोसांझ को भी ये सब बैकलैश फेस करने को ही मिल रहा है क्योंकि उन्हीं की फिल्म है, वही मेन लीड है, तो भैया उनको ये सब सुनने को मिल रहा है कि आपकी फिल्म को बॉयकॉट किया जाएगा, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। इस बीच में बॉलीवुड एसोसिएशन भी ये कह रहा है कि भैया हम दिलजीत दोसांझ को बैन कर सकते हैं, मतलब कोई भी बॉलीवुड फिल्म उनके साथ में नहीं बनेगी। हालांकि वो कई सारी बॉलीवुड फिल्म के अंदर काम कर चुके हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि शायद इनको बैन किया जा सकता है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जिसके बाद में कुछ इस तरीके की दिलजीत दोसांझ की वीडियो सर्कुलेट हो रही है, जिसके अंदर दिलजीत दोसांझ भी साफ साफ कह रहे हैं कि भैया मुझे भी कोई शौक नहीं है बॉलीवुड के अंदर काम करने का, मैं म्यूज़िक की वीडियो बनाता हूँ, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक म्यूज़िक बनाता रहूँगा और मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता अगर बॉलीवुड में मुझे काम मिले या ना मिले। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं, बिना किसी सुपरस्टार के कहने से या किसी को इसका काम चलेगा इसका नहीं चलेगा, इसको गाना मिलेगा इसको नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमारे पे नहीं चलती। कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता है, तो म्यूजिक बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जब तक मेरा मन करेगा म्यूजिक बनाएंगे, जब तक भगवान चाहेगा म्यूजिक बनाएंगे। और बॉलीवुड में कोई काम मिले ना मिले रत्ती भर। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो हमारी सेना हमारे देश को बचाने के लिए लड़ती है, वॉर वगैरह जो भी हो रही होती है, वो क्या मतलब उनकी पर्सनल होती है? क्या वो जगह हमारी नहीं है? आप एक बार लद्दाख जाओ, आप एक बार द्रास जाओ, आप जगह जगह घूम के आओ, आपको वॉर मेमोरियल देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में वहाँ पर आप स्मारक देखना, जो हमारे शहीद सोल्जर है ना, जो हमारी उस मिट्टी के लिए शहीद हुए हैं, एक बार वो देखना, फिर आपको मालूम चलेगा कि क्या वैल्यू है उस ज़मीन की और क्यों हम आज़ादी से आज उस जगह पर जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। वहीं पर दिलजीत जैसे कलाकार पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ में काम करते हुए दिखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि सेना की जो लड़ाई है वो उनकी पर्सनल लड़ाई है, वो आपस में लड़ रहे हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर लड़ रहे हैं इंडिया वालों से, तो भैया वो आपस में ही जो सेना वाले लड़ रहे हैं वो उनकी पर्सनल लड़ाई है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है और पाकिस्तान कलाकार ही मतलब हमारे लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि आपको बॉर्डर 2 के अंदर भी दिलजीत देखने को मिलेंगे जो कि अपनी देशभक्ति दिखाएंगे स्क्रीन पे, रियल में तो दिखी नहीं कहीं। हालांकि दिलजीत ने बताया है कि भैया जब ये फिल्म की शूटिंग हुई थी तब इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई थी। चलो मैं मान लेता हूँ इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई थी और इनकी बात भी सुन लेते हैं। जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद देखो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज़ करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हम भूल जाते हैं कि कितनी बार कितने ही टेररिस्ट अटैक अनगिनत होंगे। मतलब अगर आप गिनने बैठोगे तो शायद एक पूरी कॉपी भर जाएगी जिस तरीके के अटैक इन्होंने किए हैं। मतलब आप 1947 से लेकर अब तक के अगर गिन लोगे ना तो भी शायद आप एक आध मिस कर जाओगे कि यार वो तो रह ही गया। तो मतलब इस तरीके के कितने ही ना जाने टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान करके बैठ चुका है, कितने ही सिविलियंस की जान ले चुका है। और मतलब क्या बोलोगे इनके बारे में आप मतलब पहलगाम अटैक हो गया, उसके बाद में कितने ही अटैक हुए और आप रिपीटेड देखोगे कुछ साल बाद ऐसी हरकतें होती रहती, लेकिन फिर भी अगर आप पाकिस्तानियों के साथ में काम करोगे तो इस तरीके का बैकलैश तो फेस करना ही पड़ेगा और सवाल भी उठेंगे तुम्हारी देशभक्ति पे कि भाई कहाँ की देशभक्ति? क्या भूल गए क्या उन्होंने किस तरीके से अटैक किया था? क्या भूल? एक बार कारगिल वॉर मेमोरियल जाके तो देखो, पता लगेगा कि हमारे देश ने किस तरीके से टाइगर हिल थी, हम्प थे, 3 पिंपल थे और कई सारे पॉइंट थे, तोलोलिंग था, मतलब किस तरीके से इनसे छुड़वाया था। ये तो कब्जा करके बैठ गए थे उसके ऊपर। आप जाके देखो तो पता लगेगा कितने सोल्जर शहीद हुए थे वहाँ पे। तब शायद थोड़ी सी देशभक्ति जाग जाए, शायद वहीं पे जागेगी और उसके बाद में आके फिर चलो एक एक्टर को साइन कर लेते हैं पाकिस्तानी को, फिल्म हिट हो जाएगी।
दोस्तों आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। दरअसल स्पेस के अंदर 1984 के बाद में पहला इंडियन गया है जिसको एक्सियोम मिशन 4 के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया। ये दरअसल इंडियन एयरफोर्स के पायलट शुभांशु शुक्ला हैं और इन्हीं के साथ में पोलैंड के एक एस्ट्रोनॉट गए हैं, हंगरी के एक एस्ट्रोनॉट गए हैं और यूएसए के एक एस्ट्रोनॉट गए हैं और ये पूरे 2 हफ्ते तक रह के आएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे, ये वो वहाँ पर करेंगे इन दिनों में और उसके बाद में वापस आएंगे। शुभांशु शुक्ला ने एक मैसेज भी दिया है इंडियंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वॉट राइट 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि बीएसएनएल का सिम कहाँ से मिलेगा। मतलब जियो के कई सारे आप देखते होंगे जो भी शॉप्स होती है वहाँ पे जाके हम ले लेते हैं, एयरटेल के ले लेते हैं, मतलब कहीं पे भी शॉप पे जाके, लेकिन बीएसएनएल का नहीं पता बीएसएनएल का कहाँ से मिलता है। तो भैया बीएसएनएल ने इस तरीके के लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ही चालू कर दिया है जिसके अंदर आप सिम कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो और आपको होम डिलीवरी दी जाएगी बीएसएनएल के सिम की। बीएसएनएल ने आपको पता ही होगा अभी 5G की सर्विस भी लॉन्च करी है जिसके अंदर वो अभी फ़िलहाल के लिए हैदराबाद के अंदर दे रहा है उस सर्विस को, जिसके अंदर कॉलिंग तो नहीं है क्योंकि वो एक तरीके का ब्रॉडबैंड ही समझ लो, उस तरीके की सर्विस उन्होंने चालू करी है। तो अगर आपको चाहिए बीएसएनएल का सिम वो भी 5G एनेबल वाला, मतलब अगर 5G आएगा आपके शहरों में या आ चुका होगा तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो उसके लिए आपको BSNL DLT पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप अपने नए सिम लेने की प्रक्रिया को चालू कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों पंचायत का सीज़न 4 आ चुका है। आप में से शायद बहुत सारे लोग शौकीन होंगे पंचायत के, मतलब मैंने भी देखे हैं इसके 3 सीज़न, अब 4था सीज़न देखना है। लेकिन कैसे देखे, अगर आपके पास में अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भैया जियो एयरटेल VI यूज़र्स के मज़े हैं क्योंकि जैसे ही वो रिचार्ज करवाते हैं तो उनको अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है कई सारे रिचार्जेस के अंदर। तो अगर आप रिचार्ज करवा रहे हो या फिर रिचार्ज करवा चुके हो तो एक बार चेक कर लेना, क्या पता आपको भी अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिला हो मोबाइल के अंदर। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर ढाका में नेशनल फ्रूट फेयर 2025 ऑर्गेनाइज किया था वहीं की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, और देखने को क्या मिलता है कुछ इस तरीके की वीडियो। दरअसल यहाँ पर लोगों ने फल ही उठाने शुरू कर दिए, लूटपाट मच गई फलों की। मतलब ये फ्रूट फेयर लगाया गया था कि भैया इस जगह पे ये फल मिलता है, उस जगह पे वो फल मिलता है और तरह तरह के फल वहाँ पर लगे हुए थे जो कि कई सारे लोगों ने शायद अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। और लोगों ने इन द एंड किया क्या, उसी को लूट कर ले जाना शुरू कर दिया। दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक खबर आ रही है कि एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने अपने बच्चों से दुखी आकर, क्योंकि उन्होंने दुखी कर रखा था उनको प्रॉपर्टी को लेकर, ज़मीन को लेकर, जिसके बाद में दुखी होकर उन्होंने अपनी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद सब कुछ एक मंदिर को ही डोनेट कर दी। और अब वो उसी मंदिर के अंदर एक छोटी सी कुटिया के अंदर रहते हैं और वहीं पर उन्होंने वो डोनेशन भी कर दी है। तो मतलब जब तक वो हैं तब तक वो उस मंदिर में अपना जीवन बिताएंगे और उसके बाद में इनके बच्चों को अठन्नी चवन्नी कुछ नहीं मिलने वाली।